जी हाँ, तो आज आ गया हूं मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर। नाम है जिसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इस बार मैंने लिख दिया है, भगवान करे ऐसा ही हो कि इस बार ये चैप्टर आएगा ही आएगा, पक्का पक्का आएगा ये वाला चैप्टर। तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों का सबसे पहले सबसे दिक्कत वाला चैप्टर जो है दूर किया जाए। हम क्या कर रहे हैं आज यहाँ बैठ के, भाई हम क्या कर रहे हैं वो मैं जल्दी से बता दूं आपको। हम कर रहे हैं लक्ष्य सीरीज को कंटिन्यू, जिसमें मैंने एक लिवरेज का चैप्टर डाला था और बच्चों से पूछा था कि अब आपको कौन सा वाला पार्ट चाहिए। तो मैंने कहा जल्दी से दिखा दूं बच्चों को। ये रही हमारी लक्ष्य सीरीज। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, लिवरेज वाला पार्ट। जो पार्ट 2 है, अब जो हम करने वाले हैं वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला पार्ट। और मैं इसमें सारे कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। स्टडी मटेरियल के अंदर कितनी इलस्ट्रेशंस है और कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर। और कोशिश की जाएगी कि जो एग्जाम का क्वेश्चन होगा वो आपने पढ़ा पढ़ा लगेगा और आप कर भी देंगे। इस बार ये आएगा, 110% गारंटी है आएगा। अब सर इसे बताने के साथ साथ मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि कहां कहां वैरायटी हो सकती है, कितने इलस्ट्रेशन करके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मार्क कराऊंगा। और अगर आपको चाहिए कि सर वन शॉट के बाद हमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वीडियोस दे दीजिए, जाके आप क्वेश्चन करा रहे हो हम देख ले और फिर उसे अपने हाथ से कर ले। अगर आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर देंगे, तो वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, या तो टेलीग्राम पे या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपका दे दिया है। और आई होप बीच बीच में आपको याद रहे कि आपको वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि जल्दी से हम अपने 15,000 के टारगेट को पूरा कर लें। अब आता हूं सर फटाफट से मैं न्यू स्टडी मटेरियल जो है हमारा, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर कौन कौन सी ऐसी हैं। तो सर इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको कैश फ्लोज निकालना सिखाया जाता है। जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़ा होगा, जो मैं समझाऊंगा वो उसको भी समझ में आएगा, ये बात ध्यान रखना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 में एनपीवी, 5 में डिजायरेबिलिटी फैक्टर जिसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, 6, 7, 8 जो है वो आईआरआर निकालने के लिए दी हुई है, 10, 11 जो है वो एमआईआर निकालने, 9 जो है वो एमआईआर के लिए, 10, 11 एनपीवी और आईआरआर में कंपैरिजन वाली इलस्ट्रेशंस है, 12 और 14 अनइक्वल लाइफ वाली है, 13, 15, 16, 19 रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट वाले हैं, 17 वाला कंबाइंड क्वेश्चन है और 18 वाला ओल्ड वर्सेस न्यू है। अब देखो सारे क्वेश्चन कराना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं वन शॉट, तो मैं आपको सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद आपको चाहिए कि नहीं सर ये सारे ही अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो आपको इसके लिए वीडियो को करना है लाइक, और वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 250 लाइक्स का। और आई होप इन्वेस्टमेंट डिसीजन जितना बड़े चैप्टर में आप मेरा ये बात जो है पूरी कराएंगे और सारे बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। 15K का आज ही टारगेट पूरा करना है जल्दी से जल्दी। अब मैं आता हूं सर बातों पे कि सर इसके अंदर बताओ, आप बेसिक सी चीजें बताऊं कि सर होता क्या है। तो इनफ्लो आउटफ्लो शायद आपको पता होगा कि सर इनफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है, किस तरीके से चीजें निकाली जाती हैं। और एक चीज आपको और पता होगी कि सर जब सेल ऑफ यूनिट्स वगैरह होती है तो कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब मैं जल्दी से बता दूं आपको एक बेसिक सी चीज, देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पहले वाले पार्ट पे आते हैं, सबसे पहले वाले पार्ट देखो जरा ध्यान से। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं आपको पूरा बेसिक एक एग्जाम्पल से सारी टेक्निक समझा दूंगा। देखिए कैश आउटफ्लो होता है, उसने कहा 10 लाख रुपए लगेंगे, 10 लाख रुपए मेरी जेब से जाएंगे, और प्रेजेंट वैल्यू जो उसका आ रहा है, जो पैसे आ रहे हैं वो 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 8 लाख। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट बी, उसमें से 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 5 साल तक ऐसे पैसे आएंगे। अगर मैं टोटल कर दूं तो 15 लाख हो जाएगा, और इसका टोटल कर दूं तो 14 लाख रुपए हो जाएगा। अब सर अगर मैं टोटल करूं तो 14 लाख वाला मुझे नुकसान कर रहा है और 10 लाख के पैसे, मतलब 4 लाख का फायदा दे रहा है, और प्रोजेक्ट ए मुझे 5 लाख का फायदा दे रहा है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ए लूं या बी लूं। तो अगर मैं नेकेड आई से प्रोजेक्ट ए देखूं तो मुझे प्रोजेक्ट ए ज्यादा प्रॉफिटेबल लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टेक्निक अपनाई, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, एफएम के स्टूडेंट है आप, तो जैसे ही आप ये लगाओगे तो आप इनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लोगे। और जब प्रेजेंट वैल्यूज निकल जाएंगे तो पता चला कि ये 10,59,800 है और ये 11,56,400 है। इसका मतलब अगर मैं इसको ध्यान से दिखाऊं आपको कि इसकी शुरुआत में जो 15 लाख में से 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख बहुत शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है, जबकि प्रोजेक्ट बी में शुरुआत में ही ज्यादा पैसा आ गया। इसी को तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो जब आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ टोटल कैश इनफ्लो निकाली तो ये 10,59,000 आया और ये 11,56,000। इससे पता चला तो इसका जो एनपीवी है वो 69,800 आया और इसका एनपीवी आया 1,56,400। इसका मतलब प्रोजेक्ट जो बी है मेरा वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब इसी एग्जांपल से मैं आपको सिखाता हूं कि इसमें टेक्निक्स को कैसे अप्लाई करते हैं। तो सर टेक्निक कौन कौन सी होती है? सबसे पहली टेक्निक होती है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है कि सर मेरा पैसा कितने समय में वापस आ जाएगा। तो सर मेरा पैसा कितने समय में वापस आ जाएगा, कैसे करते हैं? देखो प्रोजेक्ट ए में 2 लाख, 2 और 3 5 6 7 लाख रुपए ही मेरे वापस आएंगे और 4 साल पूरे लग जाएंगे, लेकिन 5वां साल पूरा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं देखूंगा कि पहले मुझे मिनिमम कितने साल लगे। तो मिनिमम मुझे लगे 4 साल। 4 साल तक कितने पैसे रिकवर हो गए थे? 7 लाख। तो मुझे कितने और रिमेनिंग चाहिए? सर 3 लाख रुपए और चाहिए। ये ऐसे लिखने का तरीका है। और उस पूरे साल में मैं कितने कमाऊंगा? 8 लाख रुपए। तो रटना नहीं है बिल्कुल। रिमेनिंग जितना देखो 4 साल में कमा लेंगे,
रिमेनिंग जितना बच जाएगा और उस साल के टोटल इनफ्लो से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा पे बैक पीरियड का। सेम कंसेप्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो प्रोजेक्ट बी के लिए तो आंसर उसका आएगा। आप भी मुझे बताना 2 इयर्स कैसे आया सर। देखो 6 लाख और 4 लाख 2 साल में पैसे रिटर्न आ गए, तो पेबैक पीरियड के हिसाब से प्रोजेक्ट नंबर बी जो है हमारा वो जीत चुका है। अब आते हैं सर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में। इसमें कुछ नहीं करना आपको। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में ये जो प्रेजेंट वैल्यूज निकाली हैं आपने कैश इनफ्लोज की, इनको प्लस कर दीजिए और हमेशा ध्यान रखना पेबैक पीरियड से ज्यादा नंबर ऑफ ईयर्स में आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आएगा, क्योंकि यहां पर अमाउंट जो है कम कर दी जाती है। अब सर कैसे करेंगे इसको जरा जल्दी से बताओ। सबको टोटल कर लो तो मिनिमम 4 साल तो लगेंगे। तो सेम कंसेप्ट है, बस इस बार जो आपने टोटल इनफ्लोज जो पहले वाली ली थी उसकी जगह डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज लेनी। तो 4 साल लगेंगे, 10 लाख में से इतने पैसे पहले मिल जाएंगे आपको 4 साल में, 5.73 लाख जो रिमेनिंग बचेगा, और उस साल की जो इनफ्लो है 496,800 इससे डिवाइड कर देंगे। अब 8 लाख से डिवाइड ना करके 496,800 से डिवाइड करेंगे। मतलब अगर मुझे 8 लाख रुपए आज मिल जाए तो उसकी वैल्यू 8 लाख रुपए है, 5 साल बाद मिलेंगे तो उसकी वैल्यू 4,96,800 रुपए हो जाती है। ये है हमारे प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट। और ऐसे ही प्रोजेक्ट नंबर बी में करेंगे। आप आगे चला सर। अब बताओ सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो 2 टेक्निक मैंने आपको बता दी, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब आता हूं सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो सर अब जब एनपीवी का फॉर्मूला लगाते हैं तो बोलते हैं कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज। ये बेसिक बता रहा हूं आपको, फिर भारी भारी भयंकर एडजस्टमेंट भी बताऊंगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आएगा 10,59,800 और 11,56,400। इसमें से आउटफ्लो माइनस कर दोगे आप तो एनपीवी निकल के आता है, लेकिन अगर इसको माइनस करने की जगह डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाता है आपका डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं और इसको डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। जो भी पीडीएफ में यहां पर करा रहा हूं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो इसे डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। और डिसीजन मेकिंग इसमें यह किया जाता है कि अगर डिजायरेबिलिटी फैक्टर आपका 1 या 1 से ज्यादा है तो हम एक्सेप्टेबल रेंज में समझते हैं, और अगर 1 से कम है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट को, अगर एक ही प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। अब आते हैं सर कितनी टेक्निक होगी सर, 4 टेक्निक होगी। एक ही टेक्निक नहीं कराई आपने, उसका नाम क्या है आईआरआर। आईआरआर इंस्टीट्यूट के इलस्ट्रेशन से करा दूंगा आपको, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सर और एक दो क्वेश्चन तो मैंने ये बता दिया आपको, इनफ्लो का कंसेप्ट समझा दिया, आउटफ्लो का कंसेप्ट समझा दिया। अब मैं आता हूं सर आपको फंसाएगा कहां पर, वो फंसाएगा कहां पर, वो कहेगा एक असेट बेच रहा हूं और दूसरी असेट खरीद रहा हूं। पहले तो यहां फंसाएगा आपको। कैपिटल गेन का कुछ टैक्स ट्रीटमेंट होता है, वहां फंसाएगा आपको। वर्किंग कैपिटल का क्या करना है, यहां फंसाएगा आपको। और स्क्रैप सेल क्या होगा उसमें फंसाएगा आपको। और स्पेशल केसेस क्या है, तो इन सभी की एडजस्टमेंट्स में आपको क्या करना है वो मैं समझा दूंगा आपको, और कंबाइंड क्वेश्चंस में आप उसे अप्लाई कर देंगे। तो मैं आता हूं सर सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 पे। इसमें कहा देखो नई मशीन खरीदेंगे हम 10 लाख की, ध्यान से समझना सारे बच्चे मेरी बात। नई मशीनरी खरीदी हमने 10 लाख रुपए की, और सेल वैल्यू ऑफ जो है ओल्ड मशीन की जो है वो 2 लाख रुपए है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू मशीन, स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू मशीन का मतलब है 5 साल के बाद अगर आप नई मशीन को बेचेंगे तो वो कितने की चली जाएगी, 2 लाख रुपए की। ठीक है, उसने कहा आज ही, लेकिन अगर मैं ओल्ड मशीन को बेच दूं तो 1 लाख रुपए की चली जाएगी, जबकि अभी मेरे बुक्स में 80,000 की जा रही है, मतलब दिख रही है। इसका मतलब सेल करूंगा तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट होने वाला है। पुरानी मशीन पे टैक्स रेट 40% है। आपको क्या करना है सर, कंप्यूट करना है इनिशियल कैश आउटफ्लो, अगर कैपिटल गेन टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं है तो इसे समझाता हूं मैं आपको। देखो नई मशीन कितने की आ रही है सर, 10 लाख रुपए की आ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पुरानी जो मशीन आ रही है वो 1 लाख रुपए की चली जाएगी, तो मेरे 9 लाख रुपए का नेट इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा। जिसमें क्वेश्चन अगर कैपिटल गेन टैक्स को अगर क्वेश्चन बोल रहा है इग्नोर करिए तो यही क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपिटल गेन टैक्स को आपको कंसीडर करना है तो फिर आप क्या करेंगे, तो भाई क्वेश्चन में चेंजेस आ जाएंगे। आप 10 लाख रुपए की नई मशीन तो खरीदेंगे, पुरानी मशीन को 1 लाख की बेचेंगे, लेकिन जब भी पुरानी मशीन को आप बेचोगे और उस पर फायदा हो रहा है तो उसका टैक्स भी जाएगा, तो आपको वो भी अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। और अदरवाइज आपने मान लीजिए लॉस में बेचा तो क्या होगा वो भी बताऊंगा। तो अभी 80,000 की मशीन अगर मैं 1 लाख में बेच दूंगा तो गवर्नमेंट भी नजर बनाए बैठी है मेरे पास, तो उसमें से 20,000 का मुझे गवर्नमेंट को 20,000 पे टैक्स भी देना पड़ेगा। तो सर टैक्स रेट कितना बताया था उसने, 40%। तो यानी कि जब मेरा परचेज प्राइस, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, जब मेरा परचेज प्राइस न्यू मशीन का 10 लाख रुपए है, ओल्ड मशीन को मैं बेचूंगा 1 लाख रुपए में, टैक्स जो है वो ओल्ड मशीन के प्रॉफिट पे यानी कि 20,000 पे 40% का टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना है। तो अगर मुझे लग रहा है 1 लाख अरेंज होंगे, जी नहीं, उसमें 8,000 का टैक्स भी जाएगा, टैक्स ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। तो ये मेरे आउटफ्लो को, मतलब आउटफ्लो को बढ़ाएगा, तो माइनस नहीं करेंगे इसको, ये मेरे आउटफ्लो को बढ़ाएगा। या तो बोल दीजिए कि आपको देखो 2 तरीके हैं इसके, या तो आप ये बोल दीजिए कि सर जो आपको सोच रहे हो 1 लाख रुपए, वो 1 लाख नहीं मिलेंगे आपको, वो कितने मिलेंगे आपको सर, वो मिलेंगे आपको 8,000 कम करके, यानी 92,000 ही मिलेंगे आपको। या तो आप ऐसा समझ लीजिए, तो यहां से 92,000 ही माइनस कर पाओगे, या अगर आपने 1 लाख माइनस कर दिया है तो टैक्स आपको भरना पड़ेगा, और भरना पड़ेगा तो 8 लाख रुपए ऐड कर देंगे। तो ऐसी प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट कहता है, माइनस करके दिखाने वाला नहीं। दोबारा से बता देता हूं, 1 लाख रुपए अरेंज हो गए थे और मैं 1 लाख रुपए माइनस करने जा रहा था,
लेकिन तुरंत गवर्नमेंट ने कहा मुझे टैक्स दो। मैंने कहा यार गवर्नमेंट का टैक्स हटा के उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो मैं नई मशीन की प्राइस में एडजस्ट कर लूंगा, यानी 92,000 रुपीज मुझे नई मशीन के प्राइस में एडजस्ट कर। लेकिन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल वगैरह में क्या चीजें दिखाई जाती हैं, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिखाया जाता है कि आप 10 लाख पहले लिखो, फिर 1 लाख माइनस कर दो, फिर जो गवर्नमेंट को टैक्स देना है उसे अलग से आउटफ्लो में ऐड कर दो। अच्छा सर अब समझ में आ गया। केस सी मैंने क्या देखा था, जरा ध्यान से देखो। कह रहे अगर जो मेरी पुरानी मशीन थी उसकी बुक वैल्यू 1,20,000 है और सेल वैल्यू 1 लाख है तो क्या मुझे नुकसान होगा? आंसर इज यस। और जब नुकसान होता है आपका तो उसमें आपका टैक्स बच जाता है और जिससे आपका आउटफ्लो कम हो जाएगा। तो अब आते हैं सर ऐसे कैसे, देखो केस नंबर सी। केस नंबर सी में मैं क्या करूंगा सर, परचेज प्राइस 10 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए की मेरी पुरानी मशीन गई और मेरा टैक्स बच गया। मेरा टैक्स क्या हुआ? बच गया। और टैक्स बचेगा तो आउटफ्लो को कम करेगा। अगर टैक्स बचेगा तो आउटफ्लो को क्या करेगा? कम करेगा। तो 1 लाख की जो मशीनरी गई इसमें 8,000 का टैक्स बच गया, तो या तो मैं यही 8,000 प्लस करके दिखा दूं या फिर अलग से 8,000 को माइनस करके दिखा दूं। ये थी आपकी कैपिटल गेन की। एक बार रिवर्स करके दोबारा सुन लीजिए, एक बार में समझ में आने वाली चीजें नहीं है ये। अब आता हूं सर दूसरे वाले पॉइंट पे, कैपिटल गेन टैक्स। सर कैपिटल गेन टैक्स तो मैंने समझा दिया, तो ओल्ड मशीन समझा दी मैंने आपको, कैपिटल गेन टैक्स समझा दिया। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल पे। कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए होगी और इतना इतना होगा तो कैसे करेंगे। तो अगर लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल किस पर्टिकुलर ईयर में चाहिए, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि तीसरे ईयर में वर्किंग कैपिटल चाहिए तो या तो आप इनफ्लो में से माइनस कर दो उस ईयर के, या फिर आप ऐड कर दो आउटफ्लो में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई करके। तो देखो गिवन ईयर टू विच इट बिलोंग्स, अगर ईयर गिवन है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसके लिए चाहिए तो आउटफ्लो बाय अप्लाइंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या तो आप आउटफ्लो में ऐड कर दीजिए, तीसरे साल है तो तीसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के इनिशियल कैश आउटफ्लो में ही ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए कैश इनफ्लो में ऑफ लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर का जो कैश इनफ्लो होगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल आपकी वापस आ जाती है, स्टॉक वगैरह जो भी है वो सेल हो जाते हैं, डेटर्स वगैरह जो भी है वो मिल जाते हैं, तो लास्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल आपकी रिक्यूब हो जाएगी, वापस आ जाएगी। अगर स्पेसिफाइड कुछ भी नहीं है तो इनिशियल कैश आउटफ्लो में ऐड करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा कि इनिशियल ही चाहिए कि तो इनिशियल कैश आउटफ्लो में ऐड कर देना और लास्ट में कैश इनफ्लो के ऐड कर देना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वगैरह अप्लाई करके। तो ये है वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट। अब आते हैं सर स्क्रैप वैल्यू का कंसेप्ट। सर स्क्रैप वैल्यू का क्या करेंगे, तो ओल्ड मशीन पे क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है, न्यू मशीन पे क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूं कि देखो जरा, अगर न्यू मशीन पे कैपिटल गेन टैक्स को इग्नोर करना है तो क्या करना है, न्यू मशीन की सेल वैल्यू की बातें कर रहा हूं मैं। अच्छा सर बताओ जरा, तो सेल वैल्यू ऑफ न्यू मशीन के पे अगर मान लीजिए कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है तो देखो जरा ध्यान से, उसने कहा एसएलएम मेथड अगर आप अपनाओगे, अगर क्वेश्चन ने कहा है कि 5 इयर्स लाइफ है उसकी और डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उसकी जो भी वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी और जो भी स्क्रैप गिवन होगा वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अच्छा, जो भी स्क्रैप गिवन होगा वो प्रॉफिट होगा, तो मेरे लास्ट ईयर की वो इनफ्लो बढ़ाएगा या आउटफ्लो बढ़ाएगा। अब आप खुद सोचो, अगर आपको लास्ट ईयर की इनफ्लो ऑलरेडी बढ़ रही है, सुनना जरा ध्यान से, मान लीजिए लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए है और स्क्रैप वैल्यू जो है वो स्क्रैप वैल्यू 1 लाख रुपए है। मैं दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूं। ठीक है। उन्होंने कहा मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए है और स्क्रैप वैल्यू भी 1 लाख रुपए है नई मशीनरी की। आप जरा ध्यान से देखो तो 5th ईयर में क्या होगा, मेरे 1 लाख रुपए की स्क्रैप वैल्यू आएगी, लेकिन क्योंकि बुक वैल्यू जीरो है, तो इस पूरी स्क्रैप वैल्यू को मुझे प्रॉफिट मानना पड़ेगा और प्रॉफिट मानूंगा तो मैं तो अपने मन में इस 1 लाख को इनकम माने बैठा था, गवर्नमेंट तो इस पे टैक्स लेगी, तो बात तो सही है। तो अगर गवर्नमेंट इस पे टैक्स लेगी तो मैंने कहा भाई 1 लाख की इनकम नहीं होगी, 1 लाख में से 40,000 यानी कि जो प्रॉफिट का टैक्स है वो आप माइनस करके 60,000 को अपनी इनफ्लो में ऐड करना। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, जैसे दूसरा कह रहे अगर मान लीजिए प्रॉफिट मेरा 1 लाख है उस साल का और स्क्रैप वैल्यू 1.5 लाख है तो क्या करूंगा सर, तो फिर क्या करेंगे, तो सर सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, माइनस ही करना पड़ेगा। अगर एसएलएम अप्लाई नहीं हो रहा, और कोई और तरीका अप्लाई हो रहा है, तो जैसे स्टार्टिंग में किया था मैंने, क्या किया था, अगर मान लो बुक वैल्यू 1 लाख रुपए है और सेल 1.2 लाख है तो क्या करना पड़ेगा, तो सर लास्ट में जो आपका ऐड होता है स्क्रैप वैल्यू तो उसे प्लस कीजिएगा स्क्रैप वैल्यू 1.2 लाख और जो प्रॉफिट आपका हुआ है उस प्रॉफिट पे जो टैक्स है आपका उसे माइनस कर दीजिएगा। तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, 30%, 40%, 50% जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसे माइनस करके तब आप आउटफ्लो में ऐड करना। सर एक और दूसरा वाला पॉइंट भी बताओ, तो अगर मान लीजिए मैंने कहा बुक वैल्यू 2 लाख रुपए है और आपकी सेल वैल्यू 1.5 लाख रुपए है, तो इसका मतलब आपको नुकसान हुआ है, तो क्या करेंगे, तो सर लास्ट ईयर का जो इनफ्लो होता है ना उसमें आप ऐड करेंगे सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन 1.5 लाख, लेकिन जो नुकसान हुआ है आपका उसके लिए आपकी इनफ्लो को कम कर देंगे हम। तो इनफ्लो को कैसे कम करेंगे, सर मेरा नुकसान जो हुआ है, मेरा टैक्स बचा है, इसमें तो इनफ्लो थोड़ी कम होगी, इनफ्लो तो बढ़ेगी। जी हाँ, तो यहां पर माइनस किया था और यहां पर प्लस करेंगे, कितना, 50,000 रुपए का आपको नुकसान हुआ है जिसपे 40% का टैक्स बच गया, तो टैक्स सेविंग एट द एंड मेरी क्या हो जाएगी, टैक्स सेविंग एट द एंड मेरी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 20,000 रुपए की। आगे चलते हैं सर, ठीक है ये भी बता दिया आपने, आगे चलो
ठीक है, स्क्रैप वैल्यू मैंने ट्रीटमेंट बता दिया है। अब आते हैं सर स्पेशल केसेस, और स्पेशल केसेस से भी पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं जो मैं आपको बता दूंगा, और मेजॉरिटी क्वेश्चन करने के लिए तो भाई आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। देखो, कैश फ्लोज की बात की जाती है, कैश फ्लो कैसे निकाले जाएंगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, मैंने कहा IRR एंड अनइक्वल लाइफ की बातें करता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 12 और 14 में। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 और 14 में अनइक्वल लाइफ की बातें करता हूं मैं आपसे। चलो 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 भाई, जल्दी जल्दी। और भाई देखो, वीडियो पे लाइक करना तो बनता है, मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए, कितनी गलत बात है ना। बोलोगे तो IRR के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि IRR इतना आसान कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए अगर आप बोलोगे कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठूंगा मैं उस समय पर, तो क्या नाम है, IRR के लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा। ये रहा, देखो जरा एक क्वेश्चन देखो जरा, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है। जब प्रोजेक्ट एक 1 साल चलेगा और एक प्रोजेक्ट चलेगा 3 साल, तो भाई ये तो अनइक्वल लाइफ हो गई, और जो 3 साल चलेगा ऑब्वियस सी बात है उसमें ज्यादा इनकम आएगी, तो इसमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली जब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, नॉर्मली सॉल्व करो, नॉर्मली प्रेजेंट वैल्यू निकालो, नॉर्मली प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और लास्ट में पता है क्या करना है, जो जितने साल की प्रोजेक्ट की लाइफ है उसके जीटी फैक्टर से आपको डिवाइड कर देना है, ताकि इक्वल एनुअल कैश इनफ्लो आ सके। मतलब अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए मुझसे कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट जाएगा 2 साल और एक प्रोजेक्ट जाएगा 3 साल, तो भाई ये तो फेयर ट्रीटमेंट नहीं है। तो फिर आप उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, नॉर्मली पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेना है, और जितना भी है, जैसे प्रोजेक्ट फर्स्ट का देख लीजिए, प्रोजेक्ट फर्स्ट में 1 साल की लाइफ है, तो जो फर्स्ट ईयर में आता है वही उसका जीटी फैक्टर है, और जो प्रोजेक्ट बी है आपका 12% निकालोगे 3 साल के लिए, तो वो एग्रीगेट में आ जाएगा 2.402। ये होती है बात। तो इक्वल एनुअल कैश इनफ्लो किसका ज्यादा है, जब मेरे पास क्वेश्चन में आउटफ्लो नहीं गिवन है, आउटफ्लो गिवन है जी 5 लाख और 5 लाख, तो ये तो सेम है। तो इक्वल एनुअल कैश इनफ्लो किसका ज्यादा है, तो जब लाइक अनइक्वल होगी तो या तो इक्वल एनुअल एनपीवी कर लीजिए या इक्वल एनुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कर लीजिए। तो इसमें इक्वल एनुअल कैश इनफ्लो 1,90,000 ज्यादा है, तो प्रोजेक्ट ए को हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा सर, स्पेशल केसेस क्या है सर, ये समझाइए। स्पेशल केसेस ये है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि शिवा लिमिटेड प्लान कर रहा है अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए नेक्स्ट ईयर। ठीक है, उसके पास 5 प्रोजेक्ट है जिसका सभी का पॉजिटिव एनपीवी। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कट ऑफ रेट 15% है, इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको दिया है, तो क्या करेंगे। तो भाई ये देखो जरा ध्यान से, पहले इन सबको डिवाइड कर लो, इन सबको डिवाइड कर लो, इन सबको डिवाइड कर लो। अब जब आप इन सबको डिवाइड करेंगे तो 1 रुपए पे कितने का एनपीवी आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा, और जिसका 1 रुपए पे कितना एनपीवी आ रहा है ये दिखाई देगी आपको। अब जब ये आपको दिखाई देगा तो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है उसे रैंक कर दो। अब देखो 0.3 है, 0.4 है, 0.4, 0.3, 0.5, तो 0.5 को रैंक नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद कौन सा वाला आ गया, 0.4675 वाले को 2 दे देंगे, 0.404 वाले को 3 दे देंगे, और 373 वाले को 4 दे देंगे, और आ जाएंगे 308 पर। ठीक है सर, आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर किस पे, 14 पे। ये इलस्ट्रेशन भी अनइक्वल लाइफ वाली है, इसका मतलब बाद में जाके इसमें भी डिवाइड किया गया होगा। जी हाँ, देखो ये एनपीवी गिवन है मेरा 6,49,094 और 5,15,488। अब क्या करेंगे सर, इक्वल एनुअल निकालने के लिए इनके जीटी फैक्टर जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं उनको निकालेंगे। अब सर देखने में तो मेरे को मजा पता है किसमें आ रहा है, जो 6,49,094 वाला है उसमें तो बड़े आसानी से क्या नाम है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये तो एनपीवी ज्यादा है। लेकिन नहीं, जब लाइफ अनइक्वल होती है तो एनपीवी पे डिसीजन नहीं दिया जाता, इक्वल एनुअल कैश इनफ्लो या इक्वल एनुअल एनपीवी के इक्विवेलेंट जो अमाउंट आएगी उस पर दिया जाता है। तो दोनों को जब हमने डिवाइड किया ना, दोनों के जीटी फैक्टर से लाइफ से, तो पता चला कि प्रोजेक्ट बी का जो इक्वल एनुअल एनपीवी आ रहा है वो 2,14,608 आ रहा है, और यहां पर 1,57,892 आ रहा है। इसका मतलब दिक्कत वाली बातें हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन मुझे आपको यूनिट्स वाला कराना था, अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं अपनी बुक से। ठीक है, यूनिट्स वाला, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ गया तो गड़बड़ कर सकता है। कौन सा क्वेश्चन कराया भाई मैंने पहले, ये तो एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने कराए। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है जो कि पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है 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 ठीक है, ये रहा यूनिट्स वाला क्वेश्चन, यानी हमारी बुक का 18वां क्वेश्चन है ये। तो हम आ गए 18वें क्वेश्चन पे। क्या कहता है 18वां क्वेश्चन, जरा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब कंपनी, देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में तो कितने भी क्वेश्चन कर लो वो कम है, उन्हें नया क्वेश्चन बनाना होगा तो बना दे, लेकिन कंसेप्ट्स यही रहेंगे। तो मेरा इस क्लास को रिकॉर्ड करने का प्योरली पर्पज ये है कि कोई ऐसी एडजस्टमेंट ना हो जो आपको आती ना हो, चाहे वो वर्किंग कैपिटल वाली है, पुरानी वाली है, कैपिटल गेन टैक्स है, कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट है जो आपको मतलब आती ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वीडियोस दे दूंगा, वो मैंने बता दिया है। बस आपको वीडियो पे कमेंट करना है कि सर समझ में आ गया, बस प्रैक्टिस के लिए वीडियोस दे दीजिए। देख के क्वेश्चन भी खुद सॉल्व करना है, खाली देखना नहीं है,
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अ कंपनी यूजेज अ कंपोनेंट जिसके फाइनल प्रोडक्ट में टोटल एनुअल डिमांड फॉर कंपनी इज एस्टिमेटेड एट 30,000 यूनिट्स, यानी कि जो पूरी डिमांड है पूरे साल के वो 30,000 यूनिट्स है, जो कि मैन्युफैक्चर भी किया जाता है और आउटसाइड से भी। तो इससे डिसीजन लिया जाता है कि मेक और बाय, बनाएं या खरीदें। ठीक है सर। इफ द कंपोनेंट इज मैन्युफैक्चर्ड द कंपनी हैज टू इंस्टॉल अ न्यू मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख रुपए। अगर उन्हें प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा तो 1 लाख रुपए का क्या नाम है कॉस्ट लगानी पड़ेगी, लाइफ 4 साल होगी, स्क्रैप वैल्यू ठीक है। सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ 25%। अब सर डेप्रिसिएशन में भी पंगा है, तो डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट भी यहाँ सिखा दूंगा मैं आपको कि क्यों माइनस करते हैं और क्यों फिर बाद में प्लस कर देते हैं। और डब्ल्यूडीवी मेथड पे है तो इसका मतलब हर साल आपको अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द मशीन जैसे ही दिख जाए आपको कि डब्ल्यूडीवी है, डब्ल्यूडीवी का मतलब ही यही है कि लग गए वर्ड का मतलब यहां पर ये होता है कि भाई आप एक बार में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आपको हर साल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो मैन्युफैक्चर है वो 8 रुपए, फिक्स एक्सपेंडिचर 90,000 है। इवैल्यूएट द प्रपोजल गिवन देयर 50%, रिक्वायर्ड टैक्स रेट 40% है। और कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, नो अदर एसेट इन द सेम ब्लॉक। तो क्वेश्चन नॉर्मल है। मैंने कहा आ जाते हैं अब अपने सॉल्यूशन पर। देखो ये कुछ क्वेश्चन दिया था, कह रहे 30,000 रुपए में या तो आप 30,000 यूनिट्स 13 रुपए में खरीद लो बाहर से। अब सवाल ये समझ में नहीं आया सर, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इनफ्लो तो दिया ही नहीं है। यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, कह रहा है ये सब चीजें तो आउटफ्लो में काम आती है, इनफ्लो कहां है। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ने अगर कर नहीं रखा हो तो फंस जाता है उसमें, तो क्या करेंगे। तो सर 30,000 यूनिट्स का 13 रुपए का जो आप बाहर से खरीदोगे वो बच तो गए पैसे, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, वही आपकी सेविंग्स हो जाएंगे। तो जिस क्वेश्चन में इनफ्लो सेल ये सारी चीजें नहीं गिवन हो और क्वेश्चन में लिखा हो सेविंग इन कॉस्ट गिवन है, तो आप सेविंग को ही आपकी इक्वल एनुअल इनफ्लो मान के चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ये जो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 13 ये मेरे 4 साल तक एज इट इज चलता रहेगा। क्यों, ये मेरी इनकम बन गई। अब सर आपने इतनी बड़ी टेबल क्यों बनाई है, भाई मैंने इतनी बड़ी टेबल इसलिए बनाई क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन है अगर एक जैसा होता तो मैं एक ही बार में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था और लास्ट ईयर में इनफ्लो स्क्रैप वैल्यू ऐड कर देता, लेकिन अब अलग अलग करनी पड़ेगी। तो हर साल मेरे बचेंगे 30,000 इंटू 13, ये सेविंग हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट लगेगी मेरी 30,000 इंटू 8, ये लग जाएगी। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। डेप्रिसिएशन मैं निकाल सकता हूं डब्ल्यूडीवी मेथड से, जो भी मेरा परसेंटेज रहा होगा। कितने की मशीन है, 1 लाख की मशीन है और डेप्रिसिएशन रेट 25% है। अब जरा ध्यान से देखना मेरी बात, पहले साल का डेप्रिसिएशन 25,000 आ गया। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो टाइम वेस्ट मत करना, फिर पहले 1 लाख में से फिर 25% माइनस करके नहीं, जो भी आपका डेप्रिसिएशन आया है उसके 100 माइनस आपका डेप्रिसिएशन रेट, यानी कि 100 में से माइनस कर दूं तो 75% होगा। तो इसका मतलब 75% डेप्रिसिएशन अमाउंट का करते चले जाइए फटाफट से, तो अगला वाला डेप्रिसिएशन आ जाएगा। आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो 25,000 का 75%, 75%, 70, और आपको माइनस कर करके करना है 11th क्लास के बच्चे की तरह, तो वो भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, इतनी अमाउंट आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की आ गई। उसके बाद माइनस कर दोगे तो टैक्स माइनस कर दोगे, माइनस करके जो भी टैक्स रेट है कितना है 50%, तो इनका आधा आधा अमाउंट मैंने लिख लिया, डायरेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ जाएगा। अब सर कैश इनफ्लो में ये बदल कैसे गया, यही तो प्रॉफिट है मेरा। तो भाई ये जो डेप्रिसिएशन मैंने माइनस किया था, इस डेप्रिसिएशन को आपको ऐड बैक करना है। अब सवाल ये नहीं है सर जब ऐड बैक ही करना है तो माइनस क्यों कर रहे हो। तो अगर मैं इसे यहां माइनस ना करूं तो जो टैक्स निकल के आएगा वो गलत टैक्स निकल के आएगा। तो पहले माइनस करो सही टैक्स निकालने के लिए, उसके बाद वापस से 25,000 प्लस 17,500, 18,700 प्लस 20,650, तो ये सारी मेरी कैश इनफ्लो आ जाएंगी। फिर इन कैश इनफ्लो को पकड़ के इनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लो निकाल लेंगे और लास्ट में 10,000 रुपए ऐड कर देंगे। सर लास्ट में 10,000 किसके ऐड हुए, स्क्रैप वैल्यू के ऐड हुए। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला था कि आपको इसमें कैपिटल गेन टैक्स के बारे में कुछ करना है, तो हमने इग्नोर कर दिया इस वाली बात को और नोट भी लिख के आएंगे। ठीक है। इनिशियल कैश आउटफ्लो 1 लाख रुपए का हो गया, तो एनपीवी आ गया आपका 19,312 रुपए का और पॉजिटिव एनपीवी आ गया है। इसका मतलब यह है कि अब आपको बाहर से सामान नहीं खरीदना है, खुद ही अपने यहां बनाना है और कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। उसके बाद रिप्लेसमेंट वाला बुक का हमारे यहाँ तीसरा क्वेश्चन है कि ओल्ड मशीन और न्यू मशीन को अगर रिप्लेस कर दो, तो सर एक पूरा क्वेश्चन करा ही दो। जब इतनी सारी चीजें करा रहे हो तो मैंने कहा चलो बच्चों के सामने मेरी एक ना चली और मुझे एक बार रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन भी बता ही देना चाहिए बच्चों को जल्दी जल्दी से। देखो, ABC Limited is considering purchase of a new machine to replace an existing machine that has a book value of 30,000 का, कैन बी सोल्ड 20,000 रुपए के लिए। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन होल्ड मशीन जो है, ओल्ड मशीन 6,000 रुपए का है। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 1,12,000 की, कैन बी सोल्ड एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ 16,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर। न्यू ईयर की क्या नाम है, स्क्रैप वैल्यू। न्यू मशीन विल बी इनेबल द फ्रॉम द रीप कैश बेनिफिट्स ऑफ 56,000 एनुअली। यही मेरा प्रेजेंट वैल्यू, यही मेरा एनुअल कैश इनफ्लो है। लेबर वगैरह में जो सेविंग होगी उसकी टैक्स रेट 40% है। आपको बता रहे रिप्लेस करें या ना करें, सुपर फास्ट तरीके से बताऊंगा। क्वेश्चन आपको इस तरीके से नहीं लिखना है एग्जाम में, आप डायरेक्ट बस क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत वाली। मैं ऐसे लिख के करता हूं ताकि कोई इंफॉर्मेशन मैं भूल ना जाऊं। आप लिखे करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एसएम का भी पेपर होता है। तो कैश आउटफ्लो के बारे में बातें करेंगे। तो सर यहीं पे सारी चीजें गिवन है। नई मशीन आएगी 1,12,000 की, ठीक है सर। और क्या क्वेश्चन ने कैपिटल गेन टैक्स के बारे में कुछ बोला है, एक बार ये देख लेता हूं मैं, क्या क्वेश्चन ने कैपिटल गेन टैक्स के बारे में कुछ बोला है क्या।
नहीं बोला है, तो मैं एक बार चेक करूंगा कि मैंने उसमें कराया था या नहीं। तो अजम्पशन लेके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर कैपिटल गेन टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो आपको नहीं लगाना चाहिए, सिंपल सी बात है। परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीन आ गया सर 1,12,000। स्क्रैप वैल्यू ऑफ, और ये भी ध्यान रखना कैपिटल गेन जो टैक्स लगेगा उसमें रेट अलग भी दे सकता है नॉर्मल टैक्स रेट से। तो अगर क्वेश्चन में कैपिटल गेन टैक्स का रेट 20% गिवन है, वैसे जो टैक्स रेट है वो 30% है, तो आपको कैपिटल गेन वाला जो टैक्स जो हम सेविंग और पेमेंट निकालते हैं तो वो आपको उसी परसेंटेज से करना होगा जो गिवन होगा। सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन 20,000 रुपए की चली जाएगी। कैपिटल गेन का टैक्स ट्रीटमेंट अगर हम करें तो टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। मैंने कहा सेविंग कैसे हो रही है भाई, 30,000 की असेट अगर आपकी 20,000 की चली जाएगी तो सेविंग ही तो होगी। तो मेरे को 10,000 की सेविंग हो गई, और 10,000 की सेविंग में 40% का क्या नाम है मेरा, 40% का मेरा आ गया टैक्स की सेविंग। तो 1,12,000 की नई मशीन में से 20,000 एक तो पुरानी मशीन चलेगी और जाते जाते वो सेविंग करा के चलेगी, तो इससे मेरा कैश आउटफ्लो कम हो जाएगा। ठीक है सर, अब इनफ्लो की बातें करते हैं। तो हर साल 56,000 रुपए का मुझे क्या होगा, हर साल 56,000 का मुझे कैश बेनिफिट होने वाला है। और कैश बेनिफिट का मतलब, कैश सेविंग का मतलब, वो दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। अब जब दो चीजों को कंपेयर करें तो डेप्रिसिएशन भी मुझे कंपेयर करके ही लिखना पड़ेगा। तो मेरा जो नई मशीन है वो 1,12,000 रुपए की है, और इसमें स्क्रैप वैल्यू 16,000 है, और 5 साल का डेप्रिसिएशन है। तो ये मेरा आ गया कितना, ये मेरा जो भी डेप्रिसिएशन आएगा इसकी अमाउंट माइनस पुरानी वाली जो मशीन है उसका भी। तो इसे इंक्रीमेंटल अप्रोच बोलते हैं। अब आपकी मर्जी होती है वैसे तो इंक्रीमेंटल से करें या ना करें, लेकिन इस क्वेश्चन में इट इज इम्पॉसिबल कि मैं इंक्रीमेंटल से ना कर पाऊं। क्यों क्यों सर, इंक्रीमेंटल से क्यों नहीं कर, अलग से क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो फिगर है सेविंग की वही इंक्रीमेंटल पे दी हुई है। तो डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन मैंने माइनस कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स निकाल दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर प्लस कर दिया है इसमें, और जो डेप्रिसिएशन माइनस होगा वही वाला प्लस होगा, ये बात ध्यान रखना। एनुअल इनफ्लो आ गई और उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लिया, तो मेरा आ गया एनपीवी। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, और मुझे लगता है मैंने इसके सारे कंसेप्ट्स आपको बता दिए हैं। कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको, ध्यान से सुनना, अगर आपको जिस भी टीचर से आप पढ़ाई करते हैं उनकी बुक में, इंस्टीट्यूट की बुक में, या कोई भी चीज ऐसी लग रही है कि सर ये वाला टॉपिक बता दो जो मेरे से स्किप हो गया, आपको बस उसे कमेंट करना है। दूसरी चीज, अगर सर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सके तो उसकी वीडियो मैं आपको भेज दूं, तो भाई उसकी वीडियो आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो को लाइक, वीडियो को कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं 15,000 का लाइक टारगेट भी पूरा कर, सॉरी सब्सक्राइबर्स भी पूरे कराने हैं आपको, और मैं मेहनत करूंगा। चैप्टर आप बताइए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करा, दो चीजों के लिए आपको कमेंट करना है। पहला, आपको इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो दे दूं जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल वगैरह के, और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जल्दी जल्दी में सारी चीजें तो मैं आपको सॉल्व करा नहीं सकता, वीडियो बड़ी होगी तुम वैसे ही नहीं देखोगे। तो मैं आपको दे दूंगा, जिसको काट के जो भी चीज देखनी है, जहां पर जो चीज सॉल्व हो रखी है वो आप कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगला चैप्टर के लिए आप कमेंट करेंगे सर अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए। मैं सोच रहा हूं कैपिटल स्ट्रक्चर पे या कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तो दोनों में से कोई सा बता देना। और मुझे पता है कि आपको वर्किंग कैपिटल में भी प्रॉब्लम होती है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करना। वर्किंग कैपिटल का फ्रेश क्लास की जो रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे, जिसमें आईसीआई की स्टडी मटेरियल फास्ट ट्रैक वाली क्लास में से वर्किंग कैपिटल में आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। वीडियो को पक्का लाइक करना, बताना ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, और पूरे दिन ये सेशंस ही लाऊंगा। अगली वीडियो कौन सी होगी वो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। और जो हमने लक्ष्य बैच की सीरीज स्टार्ट की है, आई होप आप उसे पसंद आ रही होगी। अगला चैप्टर आपको कमेंट करना है, और मिलता हूं आपसे बहुत जल्द किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक है। थैंक यू सो मच।